शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों के हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया गया है। भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी को दस्ते की एक गाड़ी से टकरा दी। हमले में वतन के 13 बहादुर सपूत शहीद हो गए। वाक़े में 3 मासूम शहरी जख्मी हुए, जिनमें 2 बच्चे और एक खातून शामिल हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 14 दहशत गर्दों को वासिल जहन्नुम कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर एक बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला किया गया, जो कि दहशतगर्द रियासत भारत की मनसूबाबंदी और इसके आलाकार गिरोह फितनाल खवारिज के जरिए किया गया। हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी के जरिए काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम काफिले के आगे मौजूद दस्ते ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस साजिश को नाकाम बना दिया। दुश्मन की बौखलाहट में बारूद से भरी गाड़ी को सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी से टकरा दिया गया, जिसके नतीजे में 13 बहादुर सिपाही शहीद हो गए। दिलखराश वाक़े में 3 मासूम शहरी जख्मी हुए, जिनमें 2 बच्चे और एक खातून शामिल हैं। शहीद होने वालों में सूबेदार जाहिद इकबाल, हवलदार सोहराब खान शामिल हैं। हवलदार मियाँ यूसुफ, नायक खिताब शाह, लांस नायक इस्माइल, सिपाही रोहेल, सिपाही मोहम्मद रमजान, सिपाही नवाब, सिपाही जुबैर अहमद ने जाम शहादत नोश किया। सिपाही मोहम्मद सखी, सिपाही हाशिम अब्बासी, सिपाही मुदस्सिर एजाज, सिपाही मंजर अली भी शोहदा में शामिल हैं। वाक़े के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज दहशत गर्दों को वासिल जहन्नुम किया गया। इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशंस बदस्तूर जारी हैं और इस हमले में मुलविस तमाम मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी कौम के साथ मिलकर भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। हमारे बहादुर सिपाहियों और मासूम शहरियों की ये कुर्बानियाँ इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि हम हर कीमत पर अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में भारत के हिमायत याफ्ता प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के हमले पर इजहार अफसोस किया है। कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की। पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म ने शहीद फौजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। मासूम शहरियों के ज़ख्मी होने पर इजहार अफसोस किया। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में 14 खारजी दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशत गर्दी के हमले की मज़म्मत की और कहा कि शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं और कौम इन अनमेट कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत-हाल और इंसदादी दहशत गर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने बन्नू गैरिजन के वाक़े के शोहदा की नमाज़ जनाजा में शिरकत की और बन्नू CMH में जख्मियों की अयादत की। फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी फोर्सेस के गैर मुतज़लज़ल हौसले और जुर्रत को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि कौम दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक उसका मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद है। दहशत गर्दों के तमाम सहूलतकारों, मददगारों और मुजरिमों का बेरहमी से ताक़ुब किया जाएगा। दहशत गर्दों और सहूलतकारों को हर कीमत पर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। खित्ते में दहशत गर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने कानून नाफिज करने वाले सिविलियन इदारों बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इदारा जाती सलाहियत में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया और उसके लिए फ़ौज की हिमायत के अज़्म का इआदा किया। NDMA ने गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, अपरदीर, स्वात और कुमराट वैली में ग्लेशियर्स फटने के खदशे पर अलर्ट जारी कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों बदस्वात, हनारची, तरसात, हिंदोर, दाराकोट और अशकोमन में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल का खतरा बढ़ गया है। NDMA ने अगले 24 ता 48 घंटों के दौरान मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाब के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। NDMA ने गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, अपरदीर, सवात और कुमराट वैली में ग्लेशियर फटने के खदशे पर अलर्ट जारी कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों बदसवात, हनारची, तरसात, हंदूर और दाराकोट और अशकोमन में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल का खतरा बढ़ गया है। आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, रवालाकोट, बाग और कोटली में शदीद बारिश और शहरी सैलाब का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के अजला, पेशावर, मर्दान, सवात, दीर कोहिस्तान, बनू, करक और वजीरस्तान में तेज़ बारिशों और आंधी तूफान मुतवक्के है। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, कसूर और मंडी बहाउद्दीन में शदीद बारिशों के बायस शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। बलोचिस्तान के इलाकों कोयटा, ज़ियारत, खुसदार, योब, सिब्बी, डेरा बुगटी और लौरालई में गर्द आलूद हवाओं समेत शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। सिंध के शहरों कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, थरपारकर, बदीन, उमरकोट और जैकबाबाद में शदीद बारिशों का इम्कान है। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में
में नशीबी मकामात पर पानी जमा होने और बिजली का निज़ाम मुतासर होने का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों समेत आज़ाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, बाग, रावलाकोट, हवेली, हटियां बाला में तूफ़ानी बारिश और लैंड स्लाइडिंग मुतवक्के है। कराची में बारिशों के बाद कुछ मकामात पर पानी खड़ा है। गुरु मंदिर चुरंगी से रिपोर्ट कर रहे हैं कमर अली। जी, शहर में रात से बारिश का सिलसिला रुका हुआ है, लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर पानी की निकासी जो है वो नहीं की गई। गुरु मंदिर चौरंगी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे कैमरामैन फ़ाद बिन समी आपको इस तरह के मनाजिर दिखाएंगे। गुरु मंदिर चौरंगी पर सड़क टूट होने की वजह से यहाँ पर जो है वो बारिश का पानी खड़ा हो गया और तालाब का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही है। ख़ासतौर पर मोटरसाइकिल सवार हज़रात हैं वो यहाँ पर जो है वो गिर जाते हैं, उन्हें हादसा भी पेश आता है। और जो ही ट्रैफिक में इजाफा होता है तो यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी में भी खलल हो रही है। शहरियों का ये कहना है कि मुसलसल जो है वो इस सड़क की तामीर नहीं की गई, जिसके बायस जो है वो गुरु मंदिर चौरंगी से एम ए जिना रोड की तरफ सदर और दीगर इलाकों की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है वो मुतासर हो रहा है। इसी तरह मलीर मॉडल कॉलोनी और कोरंगी, बागी कोरंगी और इसके अतराफ में भी बारिश का पानी खड़ा हुआ है। यहाँ पर भी जो है वो सड़कें टूट का शिकार हैं। शहरियों का ये कहना है कि बारिश के पानी की निकासी की जाए ताकि जो शहरी घरों से आज छुट्टी वाले दिन अपने कामकाज के सिलसिले में निकले हुए हैं उन्हें सफ़र करने में आसानी हो। दूसरी जानब महकमा मौसमात का कहना है कि आज भी शहर में बारिश का इम्कान है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में आज बारिश की शिद्दत में जो है वो कमी होगी। इस वक्त शहर में मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और महकमा मौसमात का कहना है कि आज भी शहर में जो है वो बारिश हो सकती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 2 दिनों में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाम बहक और 7 ज़ख्मी हो गए। जाम बहक अफराद में बच्चे और ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू के मुताबिक लियारी मूसा लेन में इमारत की छत गिरने से बाप दानिश 45 साल और बेटी अलीमा 3 साल जाम बहक हो गई। हादसे में खातून और बच्चों समेत 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। न्यू कराची सेक्टर 11J में घर में करंट लगने से गुलफाम 40 साल जाम बहक हो गया। गोलीमार फिरदौस कॉलोनी में दुकान में करंट लगने से मीर जान जाम बहक हो गया। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन जारी है। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि ब्रेकडाउन को 50 घंटों से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, फॉल्ट ताहाल दुरुस्त नहीं किया गया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली में तातुल ज़ेर ज़मीन केबल फॉल्ट के बायस आया है। इलाके में बारिश का पानी होने के बायस दुश्वारी का सामना है। पानी उतरते ही काम मुकम्मल करके सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। जबकि तर्जुमान कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मुताबिक धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली का ब्रेकडाउन 26 जून की रात 10 बजे पेश आया। धाबीजी पंपिंग स्टेशन के 3 पंप हाउस के 2 पंप बंद हो गए, जिसके बायस शहर के बेशतर इलाकों में पानी की फराहमी शदीद मुतासिर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करप्शन स्कैंडल का शिकार इसराइली वज़ीर आज़म की हिमायत में फिर बोल पड़े हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान में कहा है कि इसराइल में जो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ किया जा रहा है वो खौफनाक है। कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। दावा किया कि नेतन्याहू ने अमरीका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां भी हासिल की हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कैसे मुमकिन है कि ऐसा इसराइली वज़ीर आज़म सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे और वो भी एक ऐसी चीज़ पर जिसका वजूद नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को इसी अंदाज से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है जिससे अमेरिका में वो खुद गुजरे हैं। अमेरिकी सदर ने दावा किया है कि इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ इस नौयत की अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील करने में रुकावट बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हर साल इसराइल पर अरबों डॉलर खर्च करता है, जो किसी भी मुल्क पर खर्च की जाने वाली रकम से ज़्यादा है। अमेरिका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। अमेरिका सदर ने दावा किया है कि नेतन्याहू के खिलाफ ये अदालती कार्रवाई हमारी फतह को गहना देगी। नेतन्याहू को जाने दिया जाए, उन्हें बड़े काम करना है। ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हामिद रज़ा हाजी का कहना है कि ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रॉसी पर ईरानी एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी है। IAEA को अब इन तनसीबात पर निगरानी के कैमरे लगाने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। नायब स्पीकर हामिद रज़ा हाजी बाबाई का कहना है कि ये इकदाम इसलिए किया गया है क्योंकि ईरानी एटमी तनसीबात से मुतालिक मालूमात इसराइली हुकूमत से हासिल शुदा दस्तावेजात में पाई गई हैं। राफेल ग्रॉसी ने ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के फौरन बाद इन तनसीबात का दौरा करने का इरादा जाहिर किया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ग्रॉसी का दौरा बेमानी होगा और मुमकिन है कि बदनीयती पर मबनी हो। ईरानी पार्लियामेंट पहले ही IAEA से ताउन ख़त्म करने की मंजूरी दे चुकी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ग्रॉसी को इसराइल का मुहाफ़िज़ और ग़ुलाम करार दिया था।
अमेरिका ने इस्फहान में ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान की एटमी तंसीब में 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद थी। बंकर बस्टर बम इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए क्योंकि वो मुतासिर ना हो। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ चेयरमैन जनरल डैन कैन ने ये बात अमरीकी सेनेटर्स को बताई है। अमरीकी टीवी के मुताबिक फर्दो और नतन्स की तंसीबात पर बंकर बस्टर बम गिराए गए थे। गजा में इसराइली जारियत को रोकने में अक़वाम आलम की नाकामी का नतीजा ये निकला है कि गुज़श्ता 20 महीने में इसराइल के हमले मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक तक बढ़ गए हैं। सेहूनी रियासत ने गजा के अलावा खित्ते में किन ममालिक को निशाना बनाया और कितने हमले किए, देखिए इस रिपोर्ट। इसराइल ने हमास के खिलाफ हमलों की आड़ में न सिर्फ गजा में मासूम फलस्तीनियों को निशाना बनाया बल्कि अब उसकी जारहियत खित्ते के दीगर ममालिक तक भी फैल चुकी है। अमरीकी गैर सरकारी तंजीम के आदाद शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से 13 जून 2025 तक सेहूनी रियासत ने फलस्तीनी इलाकों से निकलकर लबनान, शाम, यमन और ईरान तक को निशाना बनाया और अब तक कुल 35,000 हमले किए हैं। इन हमलों में मिसाइल, ड्रोन हमलों समेत फिजाई हमले शामिल हैं। इसराइली दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा निशाना फलस्तीन में गजा और मकबूजा मगरिबी किनारे की पट्टी बनी, जहां 18,000 से जायद हमले हुए जो अब भी जारी हैं। इन हमलों में 56,000 मासूम फलस्तीनी शहीद जबकि 1,31,000 से जायद जख्मी हैं। इसराइल की इस जारहियत को आलमी इदारे फलस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्ल कशी करार दे रहे हैं। फलस्तीन के बाद लबनान इसराइली जारहियत का सबसे ज्यादा निशाना बना और इसराइली फौज ने 15,000 से जायद हमले किए। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे के नफाज तक इसराइली जारहियत में 1,529 लबनानी शहरी शहीद हुए। सेहूनी फौज ने दिसंबर 2024 से शाम पर भी फिजाई जारहियत का आगाज किया और 600 से जायद बार शामी फौजी तंसीबात समेत अहम स्ट्रेटेजिक मुकामात को निशाना बनाया। गुज़िश्ता 6 माह में इसराइली फौज शाम को 200 से जायद बार ड्रोन, फिजाई हमलों और आर्टिलरी के जरिए टारगेट कर चुकी है। फलस्तीनियों की हिमायत पर इसराइली फौज अपनी सरहद से 2000 किलोमीटर दूर यमन पर भी हमला आवर हुई और 39 हमले किए। इन हमलों में शरीयती जमात अंसारुल्लाह को टारगेट किया गया। ये हमले हवाई अड्डों, पावर स्टेशन और हदीदा बंदरगाह पर किए गए। अप्रैल 2024 से इसराइल ने ईरान को भी बराह रास्त निशाना बनाने का आगाज किया और अक्टूबर 2024 तक सेहूनी फिजाइया ने ईरान पर 58 हमले किए जिसमें मुख्तलिफ तंसीबात को टारगेट किया गया। 13 जून को इसराइल ने ईरान के खिलाफ बाकायदा जारहियत का आगाज किया और 23 जून तक ईरान पर 146 हमले किए। ईरान के मुताबिक इन हमलों में बच्चों समेत 606 ईरानी शहीद जबकि 5,332 जख्मी हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि दुश्मन मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहिरा कर रहा है। दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो नताइज की जिम्मेदारी उसी पर होगी। अगर दुश्मन समझता है कि पाकिस्तान खुद मुख्तारी पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये एक खतरनाक गलतफहमी होगी। कराची में पाक बहरिया की कमिश्निंग परेड की तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा है कि पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा, अपनी खुद मुख्तारी पर किसी किस्म की झिझक नहीं दिखाएगा। India tends to exploit its so-called strategic relevance, hubristic mindset, and military capacitation for adventurism aimed at political gains. In recent years, under the pretext of counter-terrorism, India's political leadership, marked by a troubling absence of strategic foresight, has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. On both occasions, their recklessness was met with Pakistan's resolute response, which not only preserved national honor, but also averted a dangerous broader regional escalation. Pakistan, despite grave provocations, acted with restraint and maturity and demonstrated its commitment to regional peace and stability, which has led to Pakistan's role as net regional stabilizer. However, the assumption that Pakistan would have any constraints in the face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. As we steadily but surely build our comprehensive national power, any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift, and a very befitting response. Pakistan will protect its sovereignty and core national interest decisively and without hesitation. The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq
shall never recede from the Indian memory. सानिया स्वात में लापता मजीद 2 सयाहों की लाशें मिल गई हैं। जाम भाग अफराद की तादाद 11 हो गई है। अब भी 2 लापता सयाहों की तलाश जारी है। दरिया स्वात में डूबकर जाम भाग होने वाले 8 अफराद को नमाज जनाजा के बाद सियालकोट के इलाके डस्का में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जबकि मर्दान से ताल्लुक रखने वाली बच्ची इशाल और फरमान को भी सुपुर्द खाक कर दिया गया है। इशाल के वालिद और जिंदा बच जाने वाले रूहुल अमीन का कहना है कि वो दरिया के किनारे खड़े थे कि सैलाबी रेले ने घेर लिया। पानी जिस टाइम आया तो हम वापस आ रहे थे तो पानी घेर लिए, तो रेस्क्यू वाला उस वक्त पहुंच गया तो किसी ने हरकत नहीं किया, न हाथ लगाए न कोई छेड़ी लगाए। वाक़े में डूबने वाले 2 अफराद अब भी लापता हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि लापता 2 अफराद की तलाश में इसलिए मुश्किलात हो रही हैं क्योंकि दरिया में नाहमवार सतह और बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। स्वात साने के खिलाफ स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर हुकूमत की नीयत होती तो उनको रेस्क्यू किया जा सकता था। कल एक दर्दनाक वाक़या पेश आया था, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, मगर मेरे ख्याल में ये मजम्मत से नहीं चलेगा। जो लोग इसके जिम्मेदार है उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए। इस किस्म के लोगों को, जो स्वात के ऐसे लोग जो दरियाओं में लोगों को निकाल सके पानी से, तैराकी वगैरह, इस चीजों को मजबूती से देखना पड़ेगा। जंगलात की कटाई को रोकना पड़ेगा, इलीगल माइनिंग को रोकना पड़ेगा। तर्जुमान वज़ीर आला फराज अहमद मुगल के मुताबिक दरिया स्वात के किनारे तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला किया गया है। जिला इंतजामिया को दरिया के अतराफ गैर कानूनी तामीरात फौरी गिराने की हिदायत की है। दरिया स्वात में तुग़यानी के 22 अफराद डूब गए थे, जिनमें से 2 की तलाश अब भी जारी है। दरिया स्वात सानहे के बाद स्वात में सियासी क़यादत और इंतज़ामी अफसरान ने दरिया में हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी है। आज से दरिया के अंदर कायम होटलों समेत हर किस्म के तजावुज़ात के खिलाफ मौसर ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया है। रेस्क्यू टीमों को ड्रोन्स, लाइफ सेविंग जैकेट्स और दीगर जदीद आलात से लैस किया जाएगा। वाक़े की तहकीकात के लिए तहकीकाती कमेटी भी स्वात पहुँच चुकी है। रेस्क्यू टीमों को ड्रोन्स, लाइफ सेविंग जैकेट्स और दीगर जदीद आलात से लैस किया जा रहा है। ड्रोन्स के जरिए फंसे हुए अफराद की निशानदेही करके रेस्क्यू करने के इक़दाम किए जाएंगे। मालकन डिवीजन में दरियाओं की निगरानी के लिए इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू एहलकार गश्त पर मामूर होंगे। अवाम को दरियाओं से दूर रखने की जिम्मेदारियां भी अंजाम दी जाएंगी। मुल्तान में दीगर अशिया के साथ LPG सिलेंडर्स की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। 250 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त होने वाली गैस अब 320 रुपए से भी तजावुज़ कर गई है। मज़ीद बता रही है नुमाइंदा जियो न्यूज़ सालेहा मलिक। जी, मुल्तान में LPG गैस सिलेंडर्स की कीमतों की बात की जाए तो पहले जो है वो LPG 1 किलो गैस जो है वो 250 रुपये या 220 रुपये फ़रोख्त की जा रही थी, लेकिन अब जो है वो कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और फ़ी किलो LPG जो गैस है वो 320 से लेके 350 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है, जिससे शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हर दुकानदार जो है वो अपनी मनमानी की जो कीमत है वो वसूल कर रहे हैं। लोग किसी ने भी जो है वो रेट जो है वो आवीज़ा नहीं किया हुआ और कोई 320 रुपये में फ़रोख्त कर रहा है फ़ी किलो गैस और कोई 350 रुपये में, क्योंकि सुई गैस के जो शेड्यूल है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब रहता है, जिससे घरेलू हज़रात हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और जो रिक्शे वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है LPG गैस, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल की जाती है, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। गरीब आवाम के लिए तो काफ़ी मुश्किल है। पहले रेट 250, 260 था, अब 350 हो गया, 360 पे रेट चला गया। गरीब आवाम के लिए तो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। अब गैस इतना महंगा हुआ पड़ा है, पहले 250 रुपये किलो था, अब 350 रुपये किलो है। अब क्या करें, इतनी महंगाई है। गैस बहुत महंगा हो रहा है, हमें बहुत परेशानी हो रही है। सवारी कहती है कि हमें जो है ना, हम क्या करें, गैस महंगा हुआ तो फिर क्या हो गया। और लोगों का ये कहना है कि इनकी कीमतों पे कोई जो है वो कंट्रोल डाला जाए। कोई कह रहा है कि ईरान की तरफ से क्योंकि रास्ते बंद हैं तो जो सिलेंडर है इसलिए LPG गैस जो है वो महंगी हो रही है, तो कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मुतालबात इनके यही है शहरियों के कि LPG गैस की जो कीमतें उन पर कोई कंट्रोल आ जाए ताकि मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, नगर पार्कर में सफ़ेद मिट्टी को फिल्टर करने के लिए कायम फैक्ट्रियों का फुजला करीबी खाली नहरों में छोड़ा जा रहा है। बारिश के दौरान ये फुजला साफ पानी के कुओं में शामिल होकर शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। तफसील बताएंगे अब्दुल गनी बजीर।
जी बिल्कुल, नगर पार्कर के पहाड़ी इलाकों से मिलने वाली मादनियात सफ़ेद मट्टी, जिसे चाइना कली भी कहा जाता है, जिसको यहाँ पर कायम फैक्ट्रीज में प्यूरिफाई किया जाता है और बाहर भेजा जाता है, जिससे बर्तन तैयार किए जाते हैं। लेकिन ये जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज कायम हैं वहाँ उनका जो फजला है वो करीबी जो खाली नहरें हैं उनमें छोड़ा जा रहा है, और ये नहरें आने वाली बारिशों के दौरान जारी और सारी रहती हैं, जिनका पानी जाके ज़ेर ज़मीन कुओं को रिचार्ज करता है और पानी की सतह बढ़ जाता है। इलाका मकीनों का शिकवा है कि इस फजले की वजह से जो कुएं हैं उनका पानी आलूदा हो रहा है, जिससे वो खासे परेशान हैं। बारिशों की वजह से ये जो फजला है वो नदी में बहता है, और हमारे यहाँ जो साफ़ पानी पीने का जो ज़रिया है वो कुएं हैं, और ये इतनी बारीक है कि ये कुओं में चली जाती है, और कुओं में आने के बाद ये पानी में मिक्स होके हम जो पानी पीते हैं ये फजले वाला पानी पीते हैं। इस मसाले से मुतलिक हमने जो है सो इंसानियत से भी बात की है, हमने मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर इसके लिए आवाज़ भी उठाई है, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी हवाले से मुतल्लिका महकमा मिनरल एंड माइंस की इंतजामिया से बार बार रब्ता करने के बावजूद भी कोई मौक़िफ़ नहीं मिल सका। जी, लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि बलूचिस्तान में क्रिकेट का बेपनाह टैलेंट है। अफसोस है कि ट्रायल्स के लिए यहाँ देर से क्यों आए। कोयटा में भी जाएंगे। और CEO लाहौर कलंदर्स ने कहा कि उन्हें उम्मीद है सिर्फ चंद सालों में ही बलूचिस्तान के खिलाड़ी कौमी टीम में शामिल होंगे। जो बच्चों में यहाँ में हमने टैलेंट देखे, मतलब 10 साल सफर में इस तरह का यंग टैलेंट हमें नहीं नजर आया, और हम बड़े हैरान हैं कि आज तक बलूचिस्तान से कोई ऐसा प्लेयर क्यों सामने नहीं आया। अभी जिस तरह पारा चनार से आपने देखा कि नईम जो है वो इस प्लेटफॉर्म से आगे आया। सो मुझे बड़ी उम्मीद है हमजा भाई कि आपकी लीडरशिप में इंशाअल्लाह हम विद इन अ ईयर एक कोई ना कोई प्लेयर, अच्छा प्लेयर बलूचिस्तान से सामने आएगा। और जितना नौजवानों में यहाँ पैशन देखें, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अंडर 15 का यहाँ पे टैलेंट है वो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कहीं और हमें नजर नहीं आया। और हमने तो यहाँ पे ऑब्वियसली 5 शहरों की टीम बनानी थी, लेकिन अब हमने ये सोचा है कि बलूचिस्तान की एक अंडर 15 की टीम भी हम बनाने जा रहे हैं इसके साथ साथ, और फिर उनको हम यहाँ से सिलेक्ट करके इंशाल्लाह अपने लाहौर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लेके जाके ट्रेन करेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है बलूचिस्तान की यूथ से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए, क्योंकि यू नेवर नो कि आप में कितना टैलेंट है। अगर आप में टैलेंट है तो फिर शाहीन, हारिस, फ़खर और जमान और नईम जैसी फैसिलिटीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मेहनत आपकी होगी, प्लेटफॉर्म हमारा होगा।